अरे भाग्यवान, लाओ जल्दी से 1000 रुपये दे दो, मुझे लेट हो रहा है। जब तक आप ये नहीं बताते कि आपको ये 1000 रुपये खर्च कहाँ करने हैं, आपको कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। अरे भाग्यवान, हद है तुमसे तो। भूलो मत, मैं पैसे अपने कमाई के ही मांग रहा हूँ। तुम कोई कर्जा नहीं दे रही हो मुझे जो इतने सवाल जवाब करने पड़े। देखो जी, इस घर के नियम सभी के लिए एक बराबर है। आप कमा कर लाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप फिजूल खर्ची करेंगे। अगर सख्ती नहीं बरतूंगी तो आप तो 4 दिन में पूरी तनख्वाह उड़ाएंगे, फिर पूरे महीने में बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अरे भाई, तुम्हें बताया तो था आज सुरेश की बेटी की शादी है, बस वही शगुन डालना है। मालूम था मुझे, ज़रूर अपनी दौलत कहीं लुटाने जा रहे होगे। क्या ज़रूरत है 1100 देने की? 101 देकर भी तो शगुन दिया जा सकता है ना। अरे भाग्यवान, इतनी महंगाई का ज़माना है, 101 रुपया कौन देता है आज के समय में? हाँ, 101 मत दो, 1 लाख दे दो। एक बार में पूरा बैंक का खाता ही खाली कर दो ना। ठीक है, ये लो 500 रुपये, इसमें 1 रुपया मिलाकर रख देना लिफाफे में। 2 दिन बाद। लक्की बेटा, तनख्वाह तो मिली गई होगी, आज 10 तारीख हो गई है। हर महीने बिना कहे घर खर्च के लिए पैसे लाकर मेरे हाथ में रख दिया करो बेटा। अब मेरे पास कोई पैसों का पेड़ तो लगा नहीं कि जिसमें से तोड़ तोड़ कर मैं घर के खर्चे पूरे करती रहूं। हैं? तुम लोग पैसा देते हो, उसी से तो घर चलता है। अरे मम्मी, आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाया करो। और आपको किराया भी तो मिलता है ना ऊपर वाले फ्लोर का, फिलहाल उसी से काम चला लो ना। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे घर का खर्चा किन पैसे से चलाना है? हैं? आज तक तेरे बाप की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे खर्च का हिसाब मांगे, और तू पलटकर माँ से सवाल जवाब करने लगा। अरे मम्मी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि पैसे तो आपके पास होंगे ना, तब तक आप अपना काम निपटा लो, और 1 आध दिन में पैसा तो हम लोग दे ही देंगे। कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। हाँ, खूब समझ रही हूँ मैं तेरा मतलब क्या था। शादी होते ही बेटों के रंग ढंग बदल जाते हैं। जिस माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया, उनके हाथ में अपनी कमाई का 1 रुपया रखने में भी देखो कैसे कलेजा कांप रहा है दोनों का। इसीलिए तो भाई हम कहते हैं बेटों से अच्छी बेटियां होती हैं। बेटे तो इस घर में रहकर भी पराये हो जाते हैं, और बेटियां पराये घर जाकर भी हमेशा अपनी रहती हैं। बेटी से ज़्यादा माँ बाप की चिंता कोई नहीं कर सकता। क्या माँ, आप हमेशा हम दोनों भाइयों को ही कोसती रहती हो और दीदी की तारीफ करती रहती हो। पता नहीं ऐसा क्या बुरा किया है हमने आपके साथ। अरे तुम दोनों और तुम्हारी बीवियों से तो कुछ भी उम्मीद करना ही बेकार है। एक मेरी बेटी है जो मेरा हर सुख दुख समझती है और कभी पलट कर मुझसे सवाल जवाब नहीं करती। तभी तो कहते हैं बेटी बेटी होती है, बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती। अरे माँ जी, किसी की भी बात हो, आप घसीट के हमें ज़रूर बीच में ले आती हो। मतलब हमने कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन आप हम दोनों को ताना ना दो, ऐसा भला हो सकता है क्या? ऐसा क्या गलत कह दिया लकी जी ने आपसे? अभी हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, हमारे पास 10 तरह के खर्चे होते हैं। मुन्ना का स्कूल में एडमिशन कराया है, इसलिए आपको घर खर्च के लिए पैसे नहीं दे पाए। और आप तो उनकी माँ है ना, आपको तो परेशानी समझनी चाहिए। उल्टा आप खुद बेटों को पैसे के लिए ताना सुना रही हैं। मोना ने आज तक किसी की भी बात ना सुनी थी, न आज वो सुनने वाली थी। बहू की बात सुनकर टेढ़ा मुंह करके वो वहाँ से निकल जाती है। अरे माँ जी, ये दूध वाला ऐसे क्यों कह रहा है कि आज से बस 2 लीटर दूध देकर जाएगा? आपने इसे दूध घटाने के लिए कहा है क्या? हाँ, मैंने ही कहा है। तुम लोगों का क्या है, दिन भर में 4-4 लीटर दूध पी जाते हो। मुझे अपने बजट का भी तो हिसाब देखना होता है कि नहीं। अब ऐसा है कि 2 लीटर दूध में ही काम चलाना होगा, और ये जो चाय में भर भर के 2 गिलास दूध डालते हो ना, थोड़ा कम दूध डालोगी तो भी चाय तो बन ही जाएगी। अरे ये क्या बात हुई माँ जी? अब आप हमारे और हमारे बच्चों के दूध से भी कटौती कर लेंगी क्या? मुझे तो लगता है वो दिन भी दूर नहीं जब आप कहेंगी बजट कम करने के लिए हम लोगों को खाना भी आधे पेट ही खाना चाहिए। अरे थोड़ी समझदारी से घर चला लोगी तो घट नहीं जाओगी। अच्छा ही है ना, अगर कम खाओगे तो थोड़ा वजन कम हो जाएगा। माँ जी, पूरा दिन चक्री की तरह आपके इशारों पर नाचते हैं हम दोनों। अब पेट भर के खाना खिलाने के लिए भी बोली सुनाएंगी क्या आप? देखो बहू, तुम दोनों को तो बस रसोई में खड़े होकर चमचा घुमाना होता है। कौन सी चीज़ कितने रुपए की आती है कुछ पता भी है? अब अगर हर कोई ऐसे ही दोनों हाथों से लुटाएगा तो ये घर चलेगा कैसे? मैं जानती हूँ मेरी बात घर में सभी को कड़वी लगती है, लेकिन मुझे किसी की चिंता नहीं है। अरे अरे, कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना, बेचारी मोना देवी मुश्किल से घर चला रही है और उसकी बहुएं बहुत फिजूल खर्च करने वाली हैं। अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि आप सरासर गलत सोच रहे हैं। मोना देवी इतनी सीधी सादी घर की चिंता में घुलने वाली नहीं है जितनी दिखाई पड़ती हैं। दोनों बेटों और पति से घर खर्च लेने के अलावा भी उसके पास ऊपर के फ्लोर का किराया भी आता था।
वो चाहती तो उसकी तिजोरी हर दम रुपयों से भरी रहती, लेकिन जब भी देखो वो पैसों का ही रोना रोती रहती थी। अब आप भी यही सोच रहे हैं ना कि अगर वाकई में उनके पास इतना पैसा है तो वो जा कहाँ रहा है। तो लीजिए, आपके सवाल का जवाब हम आपको बता देते हैं। अरे रागिनी बेटा, तू देख अपने अकाउंट में चेक कर ले, मैंने अभी अभी 15,000 भेजे हैं। और सुन, किसी को बताना मत इस बारे में। अरे मम्मी, आप क्यों चिंता करती हैं? मैंने आज तक किसी को बताया है क्या? आप आज भी पापा और भैया की कमाई से मेरा हिस्सा मुझे भेजते हो। मुझे ना सच में गर्व है अपनी मम्मी पर। अरे बेटा, गर्व तो मुझे भी है तेरे ऊपर। ये तो दुनिया की बनाई रीत है कि अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजना पड़ता है, वरना मैं ना तुझे कभी अपने से दूर ना भेजती। जब मैं इन दोनों मुफ्त खोरों को यहाँ दूध मलाई उड़ाते देखती हूँ ना, तो मन में यही ख्याल आता है कि मेरी बच्ची को पता नहीं ससुराल में दूध मलाई घी मिल भी रहा होगा कि नहीं। अच्छा सुनना, मैंने देसी घी निकाला था, पूरे 2 किलो का डब्बा भर के तैयार किया है, तो किसी दिन दोपहर के समय आकर ले जाना। अच्छा ठीक है मम्मी। भाभी 1 बजे बिट्टू को लेने जाती है ना, मैं किसी दिन दोपहर में आऊँगी और झटपट घी का डब्बा ले जाऊँगी। आप बता रही थी ना कि आपने अचार भी बना कर रखा हुआ है। अरे हाँ बेटा, तेरा अचार और घी मैंने अपनी अलमारी में छुपा कर रखा हुआ है। तुझे तो पता ही है, बड़ी तेज़ है तेरी दोनों भाभी। बड़ी मुश्किल से उनकी नज़र से सामान छुपा के रखना पड़ता है, वरना नज़र की तेज़ तो है ही, खाने पीने की चटोरी भी है, खा पी के चट कर देंगी सब। इसलिए बेटा तू ना ज़्यादा देर मत करना, जल्दी टाइम निकालना आने के लिए। हाँ अच्छा ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आकर अपना सामान ले जाऊंगी। लकी बेटा, ये ले तेरी माँ की बैंक की पासबुक, इसमें एंट्री करवाते हुए आना। काफ़ी समय से पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। अरे पापा, आजकल कौन पासबुक में एंट्री करवाता है? क्या ज़रूरत है, ये सारे काम तो ऑनलाइन हो ही जाते हैं। अरे बेटा, बैंक पासबुक देता किस लिए है? पूरी पासबुक खाली पड़ी हुई है तेरी माँ की। कल को कहीं डॉक्यूमेंट में ज़रूरत पड़ेगी तो क्या दिखाएंगे, ये खाली पासबुक। अच्छा लाओ पापा, मैं एंट्री करवा दूंगा। पापा के कहने से लकी माँ की पासबुक लेकर एंट्री करवाने पहुंचता है शाम के समय। पापा, अगर आज मैं एंट्री कराने न जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में क्या चल रहा है। क्यों बेटा, ऐसा क्या चल रहा है हमारे घर में? मुझे भी तो पता चले। यहाँ देख रहे हो, हर महीने मोटी रकम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। आप बताओगे ये अकाउंट किसका है? बेटा, डाउट तो मुझे भी था कि सबसे घर खर्च के पैसे लेने के बाद भी तेरी माँ हर समय पैसों के लिए रोती क्यों रहती है, लेकिन अब यकीन भी हो गया है। कोई बात नहीं, इस बात का जवाब अब तेरी माँ ही देगी। ये देखो, ये तुम्हारी पासबुक है ना? अब हाँ है तो मेरी ही, लेकिन आपके पास क्या कर रही है? मुझ पर जासूसी कर रहे हैं क्या? आज तक तो नहीं करी, लेकिन लगता है अब तुम पर जासूसी करनी ही पड़ेगी। तुम ये बताओ, हर महीने इतनी बड़ी रकम किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हो? 35 सालों से आपका घर चला रही हूँ, मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है क्या आपको? अरे किसके अकाउंट में डाल दूंगी मैं आपका पैसा? देखो मोना, ये इमोशनल ड्रामा सुन सुन के ना मैं बोर हो चुका हूँ। अब मुझे जवाब चाहिए। जो पैसा तुम हर महीने बांट रही हो वो मेरे दोनों बेटों की कमाई है। पति को ना सही, लेकिन बेटों को तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तो किसी का डर पड़ा है क्या मुझे? दे रही हूँ मैं, और किसी काले चोर को नहीं दे रही हूँ, अपनी बेटी को देती हूँ। अपने बाप की कमाई पर उसका भी बराबर का हक है। इस मकान में जो किराया आ रहा है उसमें भी सिर्फ आपके बेटों का नहीं, मेरी बेटी का भी हिस्सा है। इसलिए उसके हिस्से की रकम मैं हर महीने उसके अकाउंट में जमा कराती हूँ। सास की बात सुनकर तो जैसे बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहन को पैसा देने की बात पर बेटे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन दोनों बहुएं राशन पानी लेकर सास के ऊपर चढ़ बैठी थी। मोना देवी भी कोई कच्ची खिलाड़ी तो थी नहीं कि उन पर किसी के क्लेश का कोई असर होता। वो भी अब ढीठता से हर महीने रकम बेटी को देती रहती है। कुछ दिन बाद, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मम्मी, हमारी बोरिंग से पानी नीचे चला गया है।
अगर जल्दी ही नई बोरिंग नहीं कराई तो हम लोग बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। अरे तो इसमें इतनी चिंता वाली क्या बात है, करा लीजिए ना नई बोरिंग। और वैसे भी पानी के लिए परेशान होने वाले हम अकेले थोड़ी ना है। सुबह से किराएदार 4 बार बोल कर गए हैं कि ये पानी की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाओ, बिना पानी के हम ऐसे मैनेज नहीं। नहीं कर पाएंगे। अरे पर इतना आसान नहीं है, नई बोरिंग करने में कम से कम 2 लाख का खर्चा आएगा। और 2 लाख इस समय खर्च पाने की भाई मेरी तो कंडीशन है नहीं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई बेटा। मेरा भी अकाउंट बिल्कुल खाली पड़ा है। रिटायरमेंट के समय जो भी फंड से पैसा मिला था वो तो इस मकान को बनाने में और तुम तीनों भाई बहनों की शादी में खर्च हो गया। वही तो बात है ना भैया, एकदम से इतना बड़ा खर्च आएगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था। सबसे बड़ी बात, जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि पानी के बिना तो एक एक मिनट मुश्किल है। एक उपाय है, तेरी माँ जो बरसों से हमारी सारी बचत रागिनी के अकाउंट में जमा कर रही है, क्यों ना अब उसे ही इस्तेमाल में लाया जाए। देखा जाए तो रागिनी को हमारे दिए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा से दामाद जी की अच्छी खासी नौकरी है, ज़मीन जायदाद है, किसी तरह की दिक्कत में नहीं है रागिनी। अरे ऐसे कैसे? वो पैसा मेरी बेटी का है, आपने उस पैसे की तरफ नज़र डालने की हिम्मत भी कैसे कर ली? अच्छा ठीक है माँ, नहीं डालते उस पैसे की तरफ नज़र। आप ही बता दो कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि हम सब तो आपको ही सारा पैसा देते थे ना घर चलाने के लिए। अब आप बताइए, इतने सालों से अपने बुरे समय के लिए क्या बचत की है? है आपकी जेब में पैसे? सबके सवाल जवाब करने पर मोना रागिनी को फ़ोन करने के लिए राज़ी हो जाती है। बेटा बड़ी मुसीबत आ गई है, हमारे यहाँ ना बोरिंग से पानी नीचे चला गया है। अब इस समय अगर तुरंत बोरिंग नहीं कराई तो हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे। अरे मम्मी तो करा लो ना बोरिंग, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे बेटा वही तो मैं तुझे कह रही हूँ ना, कैसे अचानक से बोरिंग करने के लिए ना कम से कम 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। और बेटा हम लोगों का हाथ तो इस समय बिल्कुल खाली है। अच्छा सुन, अगर तू बुरा ना माने तो तेरे अकाउंट में जो पैसा मैंने जमा किया है ना, उसमें से 2 लाख हमें दे दे। अरे माँ, ये क्या बात हुई? पहले तो अपनी बेटी को पैसा देकर वाहवाही लूट ली और अब अपना पैसा वापस मांगने चली आई। ऐसा भी कहीं होता है क्या? और माँ, जब आपने एक बार पैसा मेरे अकाउंट में डाल दिया ना, तो वो आपका नहीं मेरा पैसा हो गया। अब आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। अरे बेटा अच्छा चल, उधार समझ कर ही दे दे। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम वो पैसा वापस तेरे अकाउंट में डाल देंगे बस। अच्छा, अगर उधार वाली बात है तो ठीक है, उधार देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं दे पाऊँगी। वो क्या है ना, नवीन जी को भी इन पैसों के बारे में जानकारी है और उनका तो काम ही है बाज़ार में इंटरेस्ट पर पैसे देना। अब मैं अपना पैसा आप लोगों को बिना इंटरेस्ट पर दूंगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना, इसलिए मैं आपको ना इन पैसों पर 10% ब्याज भी देना पड़ेगा। अच्छा बेटा चल ठीक है, हम 10% ब्याज भी दे देंगे बस। तो अभी ज़रूरत के समय हमारी मदद करते। अब समझ में नहीं आ रहा ऐसे अचानक से कहाँ से रुपयों का इंतज़ाम करें। माँ के कहने पर बेटी रागिनी माँ को 2 लाख 10% ब्याज के रेट पर दे देती है। रागिनी ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। चल मिकी, बोरिंग के लिए बात करके आते हैं और जल्द से जल्द काम शुरू करवाते हैं। लक्की और मिकी जाकर पानी की बोरिंग के लिए बात करने जाते हैं और काम शुरू करवा देते हैं। एक दिन के बाद। अरे माँ, हमें तो लगा था 2 लाख में बात बन जाएगी, लेकिन खर्चा तो बढ़ता ही जा रहा है। लगता है 2 लाख में काम निपटेगा नहीं। तो फिर क्या करें भैया? ऐसा करते हैं, जीजा जी को ही घर पर बुला लेते हैं, यहीं बैठकर उनसे बात करेंगे। जैसे 10% ब्याज पर उन्होंने 2 लाख दिया, वैसे 1 लाख और दे दे, कम से कम ये मुसीबत तो टले। ठीक कह रहा है तू, मैं जीजा जी को फ़ोन लगाता हूँ। लकी और मिकी अपने जीजा नवीन को अपने घर बुला लेते हैं। देखिए दामाद जी, बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, वरना आपको ऐसे परेशान ना करते। हम वादा करते हैं आपकी पाई पाई लौटा देंगे। देखिए, जैसे 10% ब्याज पर आपने हमें 2 लाख उधार दिया ना, वैसे ही 1 लाख की मदद और कर दीजिए तो हमारा काम संपन्न हो जाएगा। अरे इसी कैसी बात कर दी पापा जी आपने? आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ, और आपसे क्या मैं 10% का ब्याज लूँगा? रुकिए, मैं अभी आपके अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफ़र करता हूँ। और क्या कहा आपने? मैंने आपको 2 लाख दिए? कब दिए? मेरी जानकारी में तो मैंने आपको कोई रुपये उधार दिए ही नहीं। अरे जीजा जी, वो क्या है ना, हमें रुपयों की ज़रूरत थी तो हमने रागिनी दीदी को फ़ोन किया था। दीदी ने कहा कि बिना ब्याज के रुपये उधार देंगी तो आप नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने 10% ब्याज पर हमें 2 लाख उधार दिए हैं। बड़ी भाभी की बात सुनकर नवीन बहुत हैरान हो जाता है। देख लीजिए मम्मी जी, ये सारी खिचड़ी ना आपकी बेटी की पकाई हुई है, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। अरे मैं क्यों मांगूंगा आपसे 10% ब्याज? और सबसे बड़ी बात, वो पैसा तो आपका ही है ना। मम्मी जी, आप ही तो हर महीने अपनी बेटी के अकाउंट में पैसा भेजते हैं।
आप ही सोच लीजिए, आपसे पैसा लेकर वो मुसीबत आने पर आपके ही काम में नहीं आई, उल्टा मेरा नाम लेकर आपसे ब्याज मांग रही है। जब वो अपने मायके वालों के साथ ऐसा कर रही है तो ससुराल वालों के साथ क्या करती होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, लेकिन इन सब में ना सबसे बड़ी गलती आपकी है। अरे आपकी बेटी को ऐसी कौन सी कमी है कि आप हर महीने उसके अकाउंट में बिना ज़रूरत के इतनी बड़ी रकम ट्रांसफ़र कर देती हैं। घर खर्च से अगर कुछ रुपया बचता भी है तो आपको अपने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखना चाहिए था ना। बेटों के भविष्य के बारे में सोचे बिना बेटी का कौन सा भविष्य चमका रही थी आप। अपनी बेटी की ऐसी करतूत के बारे में सुनकर मोना बेहद शर्मिंदा थी। अपनी बेटी से प्रेम करना गलत नहीं है मम्मी जी, लेकिन बेटों के मुंह से निवाला छीनकर बेटी के मुंह में खिलाकर भी आपने कोई ममता का काम नहीं किया। उम्मीद है आगे से आप थोड़ी समझदारी दिखाएंगे और ये जो 3 लाख आपने लिया है ना, लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपका ही है। आप लोग अधिकार से इसका इस्तेमाल करिए और आगे भी कोई भी ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। बाकी आपकी बेटी की खबर तो आज मैं अच्छे से लूँगा। और हाँ, आप लोग बीच में। शाम का वक्त था और मौसम भी बड़ा सुहावना हो रहा था। मनोज अभी अभी ऑफिस से आकर बैठा ही था। माँ और बाबूजी दोनों टीवी देख रहे थे और शीतल लैपटॉप लेकर बैठी थी। सरला, अरे ओ सरला, ज़रा एक गिलास पानी तो देना। जी अभी लाई। माँ ये टीवी की आवाज़ थोड़ी कम करो ना, देख नहीं रही हो, मैं लैपटॉप में कुछ काम कर रही हूँ। अरे ऐसा क्या काम कर रही हो? अरे भैया, अब वो मेरा रिजल्ट आने ही वाला है तो मैं सोच रही थी कोई जॉब ही शुरू कर दूँ। अरे पर तेरे बाबूजी तो बोल रहे थे कि तेरी पढ़ाई पूरी होते ही तेरे लिए अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर देंगे। अरे हमने जो इतना पैसा पढ़ाई पर लगाया है उसका क्या? अब तो कमाने का नंबर आया है तो इसकी शादी की बात कर रहे हैं। अभी शीतल की उम्र क्या है माँ? हाँ माँ जी, अभी शीतल की शादी मत करो। अभी उसे नौकरी करनी है तो पहले उसे अच्छे से नौकरी करने दो। हमारी लड़की इतनी गुणी है कि देखना, नौकरी के बाद तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम सबको ठीक लगे। कुछ दिनों बाद शीतल का रिजल्ट आता है और वो बड़े ही अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। सब घर में बड़े ही खुश होते हैं। अभी तक शीतल की कोई नौकरी नहीं लगी थी, पर शीतल बड़े मन से हर जगह इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद शीतल को उसका फल भी मिल जाता है। एक दिन उसे बहुत ही बड़ी कंपनी से कॉल आता है और उसकी बड़ी ही अच्छी जगह नौकरी लग जाती है। ये खबर सुनकर सब बड़े ही खुश होते हैं। मैं ना कहती थी, मेरी ननद है ही इतनी काबिल कि छोटी मोटी नौकरी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी लगेगी इसकी। सच में सरला, अब तो मैं इस बात से बड़ा ही खुश हूँ। भैया मेरी सोमवार से ज्वाइनिंग है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है और कितनी तारीख को मिलेगी? भाभी मेरी सैलरी तो करीब काट कर 45,000 है। वैसे हर महीने की 1 तारीख को मिल ही जाया करेगी। 45,000 रुपये? ये तो जी आपसे भी ज़्यादा है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी इतनी सैलरी होगी। भाई सरला, शीतल ने पढ़ाई ऐसे की है और उसकी कंपनी भी तो बाहर की है ना, तो बस उसी का फ़र्क पड़ जाता है। सरला की आंखों में पैसों का लालच साफ दिख रहा था। वो शीतल को रोज़ सुबह बढ़िया बढ़िया नाश्ता देती, दिन के लिए खाना पैक करके देती। उसे तो बस महीने की उस तारीख का इंतज़ार था जब शीतल अपनी सैलरी लेकर आने वाली थी। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया और सरला यहाँ से वहाँ घर के चक्कर काट रही थी। अरे कहाँ रह गई ये महारानी, आज तो सैलरी मिलनी है, मुझसे तो और इंतज़ार ही नहीं हो रहा। हाय भाभी, आज तो बड़ी गर्मी है, मैं तो मर गई। अरे मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आती हूँ। हाँ भाभी प्लीज़ जल्दी लेकर आओ। ये लो जल्दी से ठंडा पानी पियो। मज़ा ही आ गया ठंडा पानी पीकर। आज तो तुम बड़ी खुश होगी ना? खुश? पर ऐसा क्यों, आज कुछ है क्या? अरे आज तुम्हारी सैलरी जो मिली होगी पूरे 45,000 रुपया। अच्छा हाँ, मैं भूल ही गई थी। शीतल अपने बैग से पैसों का लिफाफा निकालती है और अपनी भाभी के हाथ में देती है। सरला की तो नोटों के वजन से बोलती ही बंद हो जाती है। इसे आप ही संभालो भाभी, मेरे बस की नहीं है पैसे वैसे संभालना। मुझे जब ज़रूरत होगी ना तो मैं आपसे मांग लूँगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे ही तो पैसे मैं अपने पास ना एकदम संभाल के रखूँगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना।
बस फिर सब ऐसे ही चलता रहा। शीतल अपनी पूरी सैलरी हमेशा अपनी भाभी सरला को देती रही और सरला संभाल संभाल कर तिजोरी में रखती रही। काफ़ी समय के बाद शीतल के भाई ने अपनी पत्नी सरला से शीतल की शादी की बात छेड़ी। मेरे ऑफिस में एक सीनियर है, उन्होंने रिश्ता बताया है। लड़का अच्छा कमाता है और अच्छा परिवार है। अब शीतल की उम्र भी शादी लायक तो हो ही गई है। कल माँ से बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ सही है, शादी करके जल्दी जाए। अब तो वैसे भी पिछली बार से ये अपनी सैलरी अपनी माँ को देने लगी है। अब तो इसका जाना ही ठीक है। क्या हुआ सरला, कुछ सोच रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि हमारी शीतल की किस्मत कितनी अच्छी है, यहाँ उसकी जल्दी से शादी हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। अगले दिन मनोज शीतल की शादी की बात अपनी माँ से करने ही जा रहा था कि अचानक सरला को उल्टियाँ होने लगती है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। मनोज सब कुछ छोड़कर जल्दी से सरला को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पता चलता है कि सरला माँ बनने वाली है। दोनों बड़े ही खुश होते हैं। आज तो दो खुशखबरी माँ को दूंगा, एक तुम्हारे माँ बनने की और एक शीतल के रिश्ते की। शीतल की शादी का सुनते ही सरला सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि इस वक्त तो उसे किसी की मदद की सख्त ज़रूरत है जो घर का सारा काम करे। अगर शीतल की शादी हो गई तो सारा काम उल्टा उसी पर पड़ जाएगा। नहीं नहीं जी, वो आप मुझे बता रहे थे ना शीतल के लिए लड़का, वो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे पर कल तो तुम कितना खुश थी और तुम्हें लड़का भी पसंद था। अरे मैंने ना बाद में काफ़ी सोचा और मुझे लगा कि सरला उस लड़के के साथ अकेले कैसे रह पाएगी। उसका परिवार तो सब शहर से बाहर है और हमारी शीतल अकेले तो रह ही नहीं सकती। और ऊपर से वो दिखने में काफ़ी मोटा भी है जी। हाँ ये तो है, पर फिर भी मैं एक बार माँ से बात कर लेता हूँ। अरे माँ तो शीतल की शादी के लिए इतनी पागल रहती है कि झट से हाँ कर देंगी, पर शीतल के प्रति हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मनोज सरला की बात मान लेता है और शीतल की शादी की कोई बात नहीं करता। सरला पूरे 9 महीने अपनी ननद शीतल से पूरे घर का काम करवाती है और इसी चक्कर में उसकी नौकरी तक छुड़वा देती है। इतना ही नहीं, शीतल पूरा दिन अपनी भाभी का ख्याल रखती रहती। 9 महीने के बाद सरला के जुड़वा बच्चे होते हैं। घर में बड़ी खुशहाली होती है। बच्चों को देखने मनोज की मौसी भी आती है। बच्चे तो बड़े ही प्यारे हैं, बिल्कुल माँ पर गए हैं। हाँ पर देखो इसकी आंखें बिल्कुल मनोज पर है। आपस में दोनों बहनें बात करने लगती है कि तभी मौसी शीतल की शादी की बात छेड़ देती है। अरे शीतल की अब तो काफ़ी उम्र हो गई है, तू उसकी शादी क्यों नहीं करती? अरे ये चली गई तो इन दोनों को कौन पालेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे मौसी जी को अभी रोकना पड़ेगा। सरला जल्दी से मौसी जी के पास जाती है और बात को बीच में काट कर बोलती है। अरे ऐसी भी कोई उम्र नहीं हुई है शीतल की, और वैसे भी वो अपनी उम्र से 5 साल छोटी ही दिखती है। अरे सरला कैसी बात कर रही है बहू? शादी के लिए देर करोगे तो फिर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। अभी तो मेरी ही नज़र में 2-4 लड़के हैं। अरे मौसी जी, अभी तो शीतल पहली बार बुआ बनी है। अगर शीतल शादी करके चली गई तो मेरे बच्चों को तो बुआ का प्यार मिलेगा ही नहीं ना। अच्छा ठीक है। अरे बहन थोड़े दिन और रुक जाते हैं ना, उसके बाद मैं तुझे खुद बता दूंगी। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। सरला पूरे दिन अपने बच्चों को शीतल के भरोसे छोड़ देती है। शीतल बच्चों को खूब प्यार करती है, इसलिए उसे उनको संभालने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। पर सरला यहाँ बस उससे अपने बच्चे पलवा रही होती है। बच्चों को खिलाना, सुलाना, नहलाना सब कुछ शीतल के सर आ जाता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और अब तो स्कूल जाने का वक्त आ जाता है। अब तो मेरे बच्चे पल गए, अब मुझे इस शीतल से क्या ही काम पड़ेगा। मैं आज ही इनको बोलती हूँ अपनी बहन की शादी करवाओ। शाम को सरला मनोज से शीतल की शादी की बात करती है। अरे तुम तो शीतल को घर से भेजने को तैयार ही नहीं होती थी और आज तुम खुद उसकी शादी की बात कर रही हो। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, पर क्या करूँ, वो मुझे ना अपनी छोटी बहन जैसी लगती है। उसे भेजने के नाम से दिल दुखता है। पर मैं इतनी मतलबी कैसे हो सकती हूँ? अपने प्यार के चक्कर में उसकी ना सोचूं। उसका भी तो शादी करने का मन करता होगा ना। अब मैं अपने मन को समझा लूँगी, आप बस ना शीतल के लिए रिश्ता देखो। ठीक है, मैं कल ही मौसी को फ़ोन करता हूँ, उनकी नज़र में कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होगा। मनोज अगले दिन अपनी मौसी को फ़ोन करता है और उनसे शीतल के रिश्ते की बात करता है। आ गई याद कि घर में एक बिन ब्याही बहन भी बैठी है। अरे मौसी ऐसी बात नहीं है, आप बस उसके लिए कोई बढ़िया रिश्ता बताओ ना। जब 6 साल पहले तेरे बच्चों के जन्म के वक्त में आई थी तब शीतल की उम्र 31 साल की थी। अब वो 37 साल की हो चुकी है। इतनी उम्र की लड़की से कौन ही शादी करेगा? मैंने तब बहुत समझाया था पर किसी को मेरी बात समझ में ना आई। मौसी जी आप ऐसा मत बोलो, देखिए ना कोई तो रिश्ता होगा। देख मेरी नज़र में तो इसकी उम्र का कोई लड़का नहीं है। तो अपने फूफा को फ़ोन कर, शायद वही कोई लड़का बता दे। मनोज अपने फूफा जी को फ़ोन करता है पर वो भी यही जवाब देते हैं।
अब मनोज हर जगह शीतल के लिए लड़का ढूंढने लगता है, पर शीतल की उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसे कोई लड़का नहीं मिलता। सरला रोज़ रात को मनोज से यही पूछती कि कहीं कोई बात बनी क्या, पर मनोज का जवाब हमेशा ना ही रहता है। मनोज शीतल के लिए लड़का ढूंढ रहा होता है और अचानक एक दिन उसकी माँ का देहांत हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अगर शीतल की शादी नहीं हुई तो ये ज़िंदगी भर यहीं पड़ी रहेगी। सरला भी अपने मायके और आस पड़ोस में बात करके शीतल के लिए लड़का देखती है, पर दूर दूर तक कोई लड़का नहीं मिलता। थक हार कर शीतल एक दिन बोल ही देती है, प्लीज़ आप लोग रोज़ रोज़ मेरी शादी की बात मत किया करो, मैं थक चुकी हूँ इन सब से। अब मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, मैं शादी ही नहीं करना चाहती। सच में मेरा मन ही नहीं है शादी करने का। अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? शादी तो ज़रूरी है, वो तो करनी ही पड़ेगी। ज़रूरी तो होती है भाभी, पर हर चीज़ सही उम्र में अच्छी लगती है। अब मेरी उम्र शादी की नहीं रही। जब उम्र थी तब किसी ने मेरा सोचा ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती? हे भगवान, ये तो हम पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। एक तो हमने तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम नौकरी कर रही हो, तो अभी थोड़ा रुक जाते हैं। क्या भाभी, आप भी किसको बेवकूफ़ बना रही हो? पहले मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई, पर जैसे ही आपके बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और आप मेरी शादी के पीछे पड़ गई ना, तो मैं सब समझ गई। क्या समझ गई तुम? हाँ बोलो। यही कि आपने अपने मतलब के लिए मेरा नहीं सोचा और बस मेरी शादी डीले करवाती गई। पहले आपको ये था कि मैं कमा रही हूँ, फिर ये कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपका ध्यान कौन रखेगा, घर का काम कौन करेगा। ये सब हुआ तो फिर आपको ये टेंशन हो गई कि आपके 2 बच्चे कौन पालेगा। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे बच्चे तुमने पाले हैं? तो किसने पाले हैं? आपने कब उनको नहलाया, उनके कपड़े प्रेस किए, उनको खिलाया? बताइए ना आप। ये सब बकवास मैं और नहीं सुन सकती। खुद की शादी हो नहीं रही तो इल्जाम मुझ पर लगाने आ गई। अरे तेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें हमारी क्या गलती? होगी तुझ में कोई कमी जिसकी वजह से कोई तुझसे शादी नहीं कर रहा? सरला अपनी ननद शीतल को खूब जली कटी सुनाती है, जिसे सुनकर शीतल को बहुत बुरा लगता है। वो अंदर ही अंदर अपनी भाभी को सबक सिखाने का सोच लेती है। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं अपनी सहेलियों के साथ मार्केट कपड़े लेने जा रही थी। सरला, जो तुमको कल पैसे दिए थे ना, उसमें से शीतल को दे दो। वो पैसे? अरे पर तुम्हारे पास तो पहले ही इतने कपड़े पड़े हैं, फिर और पैसे बर्बाद क्यों करने? अरे भाभी आप ही ना, थोड़े दिन में दिवाली है तो सोचा भीड़ में जाने से अच्छा है अभी जाकर कपड़े ले लूं। चलिए जल्दी से पैसे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। मनोज ये सब क्या है? तुमने मेरे जेब खर्च के पैसे उसे क्यों दिलवाए? क्योंकि तुमको ही तो शौक था उसकी नौकरी छुड़वाने का, और फिर तुमने ही उसकी शादी नहीं होने दी। अब और उठाओ ननद के खर्चे। रोज रोज ननद के खर्चे उठाकर सरला का खून सूखने लगता है। वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती है, पर अपने पति को कुछ नहीं बोल पाती। एक रात शीतल अपनी दोस्त मीना को घर बुलाती है और ढेर सारा खाना बाहर से ऑर्डर कर देती है। भाभी जरा 1200 रुपये तो देना, बाहर डिलीवरी बॉय को देना है। अरे अब किस बात के 1200 रुपये? परसों ही तो 4000 दिए थे। देखो तुम ना ये जानबूझकर कर रही हो और तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, समझी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे भाभी अब मेरी जिम्मेदारी तो आपकी ही है ना। वक्त रहते आप मेरी शादी होने देते तो मेरे पति मेरे खर्चे उठाते, है कि नहीं? शीतल अपनी सहेली के साथ बैठकर खाना खाती है और सरला कमरे में बैठी अपने दोनों बच्चों पर गुस्सा निकाल रही थी। तभी मनोज ऑफिस से आता है और सरला को ऐसे बच्चों को डांटते हुए देख लेता है। ये तुम क्या कर रही हो सरला? बच्चों को ऐसे क्यों डांट रही हो? तो क्या करूं फिर? बताओ ना क्या करूं? पता है जो पैसे तुम मुझे देते हो उसमें से कुछ नहीं बच पाता। सारे पैसे इन दोनों पर और तुम्हारी बहन पर खर्च हो जाते हैं। अरे मुझे भी तो जरूरत होती है, क्या करूं बताओ? अरे तुम अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करवाते? तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई। तुम्हें पता तो है कि उसके लिए कोई लड़का मिल ही नहीं रहा, और अब तो वो खुद ही शादी करना नहीं चाहती। शादी तो मैं करवा कर रहूंगी। देखती हूँ कैसे शादी नहीं करेगी महारानी। बहुत खर्चे उठा लिए हमने इसके, अब और नहीं। 2 दिन बाद सरला के घर में एक बूढ़ी औरत और उनका बेटा शीतल के रिश्ते के लिए आते हैं।
मैंने पहले ही बोला था अब मैं शादी नहीं करूँगी, तो क्यों बुलाया किसी को? देखो, अब वो लोग बाहर कमरे में बैठे हैं, उनकी बेइज्जती करोगे ना तो तुम्हारी ही बहन का नाम खराब होगा। वो तो सबको जाकर बोल देंगे लड़की बदतमीज है, इसीलिए अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। मनोज शीतल को बड़ा समझाता है और वो अपने भाई की खातिर बाहर जाकर बैठ जाती है। आपका नाम क्या है? वरुण। वो लड़का हकला रहा था। शीतल और मनोज दोनों गुस्से से सरला को देखते हैं। लड़का और उसकी माँ शीतल के लिए हाँ कर देते हैं। उनके जाने के बाद मनोज और शीतल दोनों सरला से कहते हैं, वो लड़का हकला है, मैं उससे शादी करूंगी। सरला, वो हमारी शीतल के बिल्कुल लायक नहीं है। अरे तो शीतल की उम्र भी तो देखो। सरला, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो? आज शीतल की जो उम्र है ना, वो तुम्हारे बार बार रोकने की वजह से हुई है। आज तुम इतनी जल्दी कर रही हो कि बस किसी से भी शादी करवाने को तैयार हो गई। सरला गुस्से में वहां से चली जाती है। शीतल के मन को बड़ा सुकून मिलता है कि कम से कम उसका भाई तो उसके साथ है। मनोज भी सरला के पीछे पीछे जाता है। आपस में दोनों में बहस होने लगती है। शीतल थोड़ी देर बाद जब अपने भाई भाभी के कमरे के पास से गुजरती है तो अभी भी सरला और मनोज कुछ बात कर रहे थे। ये सब तुम्हारी गलती है सरला। तुमने अपने लालच में शीतल की शादी नहीं होने दी और आज तुम्हारी वजह से वो जिंदगी भर मेरे सर पर बैठी रहेगी। अरे अगर आप ये बात समझते हैं तो बाहर चिल्ला क्यों रहे थे? क्यों शीतल की शादी उस हकले से होने नहीं दी? अरे अगर मैं नहीं मना करता तो वो खुद कर देती और बुराई आती मुझ पर। हम ये काम चालाकी और सूझबूझ से करेंगे। तुमको पता है ना माँ ने विल में क्या लिखवाया है कि अगर शीतल ने कभी शादी नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी। अब इस लाखों की प्रॉपर्टी के लिए हमें उसके खर्चे तो उठाने ही पड़ेंगे जब तक उसकी शादी नहीं करवा देते। हे भगवान, मेरा भाई भी ऐसा ही निकला। इन्होंने अपने लालच में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शीतल को बड़ा दुख होता है और वो एक चिट्ठी छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। वो एक किराए के घर में रहने लगती है और वापस जॉब ज्वाइन कर लेती है। कुछ समय बाद ऑफिस में एक सीनियर आदमी शीतल का अच्छा दोस्त बन जाता है। जब उसे शीतल के जीवन के बारे में पता चलता है तो वो भी उसे अपने बारे में बताता है कि उसका भी दुनिया में कोई नहीं है और उसकी बीवी सालों पहले गुजर गई। कुछ समय बाद शीतल उस आदमी से शादी कर लेती है और खुशी खुशी उसके साथ अपना